हेलो देयर, वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम करने लगे हैं द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927। अक्सर बच्चे मुझसे पूछा करते थे कि भाई जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ही बन गया तो फिर रूल बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो मैं बताता हूँ भाई, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है ना, ये बुनियादी नोयत का है। इट्स अ बेस। इसका मकसद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क़याम, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसके हुकूक और फ़राइज़ और उनकी लीगल हैसियत को वाज़ेह करना था। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स हैं, ये एक ज़ाब्ता है, वो कानून था, एक्ट, और ये रूल्स हैं जो कि एक्ट के तहत बनाए गए हैं ताकि इस एक्ट को ये बात अहम है, अमली तौर पे नाफिज किया जा सके। मतलब इट प्रोवाइड्स द पाथवे टू इम्प्लीमेंट दैट एक्ट। ठीक है, वो तमाम तरीक़ाकार और प्रोसीजर बयान हुआ है जो उस एक्ट को, जो 1925 वाला एक्ट हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये जो एक्ट था 1925 वाला, वो प्राइमरी लेजिस्लेशन था, उसकी बुनियाद पर रूल्स बनाए गए हैं। और वो जो प्राइमरी लेजिस्लेशन थी ना, उसके अंदर आमतौर पे बताया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तारीफ बताएगी, रजिस्ट्रेशन का अमल, मेम्बरान के हुकूक, रजिस्ट्रार की ताकतें, सोसाइटी की लीगल हैसियत, तनाज़ात का हल, ऑडिट, इंस्पेक्शन और लिक्विडेशन वगैरह के बारे में बताया गया। जबकि ये जो रूल्स हैं, इसके अंदर उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसीजर बताया गया है। मतलब रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स, यहाँ पे सेकेंडरी जो चीज़ें होंगी हम वो पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के फॉर्म, मेंबर बनने का अमली तरीका, ऑडिट और अकाउंट्स रखने के फॉर्मेट, इंतखाबात का तरीका, नोट्स, अपीलें, प्रोसीजर की तफसील और रोज़मर्रा की इंतज़ामी नफाज जो हैं उनके, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब भाई सीधी सी बात है, आई वुड से दैट वंस अगैन, कि जो एक्ट है 1925 वाला जो एक्ट है, इसके मुताबिक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होगी। ठीक है, फर्दर उसके अंदर नहीं बताया गया। ये जो रूल्स है ना 1927 के अंदर, इनके अंदर इस बात की एक्सप्लेनेशन की गई है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म पुर करना है, कौन से दस्तावेजात लाजमी हैं, फ़ीस कितनी होगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस तरह हासिल करना होगा। मतलब ये कि जो एक्ट है वो एक नमूना है। ठीक है, एक फेल है, और ये जो रूल्स हैं ये उस फेल को करने के जितना भी प्रोसीजर होगा, प्रोटोकॉल्स होंगे कि उस एक्ट को कैसे लेके चलना है, क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसके काफ़ी ज़्यादा सेक्शन और फ्रैक्शन होने वाले हैं दोस्तों। कोशिश करूँगा मैं कि हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स में आसानी से इसको करते जाएं ताकि आपको आसानी रहे। तो भाई लोग, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल जो हैं ये 1927 को बने थे। और ये जो डेट लिखी हुई है ना, जब भी आप जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो पढ़ेंगे तो ये 14 जुलाई 1926 की डेट लिखी गई। तो भाई जब रूल्स ये वाले हैं तो ये डेट क्यों लिखी जाती है? इसलिए लिखी जाती है भाई क्योंकि इस डेट को ये रूल्स ड्राफ्ट किए गए थे उस लेजिस्लेटिव बॉडी से। ठीक है, इस डेट को रूल्स बनाए गए थे। तो ये जो लेजिस्लेशन पास हुई थी वो 1927 के अंदर हुई थी, इसलिए इसको 1927 का रूल कहा जाता है, आमतौर पे भी पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसके सबसे पहले सेक्शन के अंदर बताया गया है कि भाई हमने पहले पढ़ा कि एक तो टाइटल के बारे में बताता है और साथ में डेफिनेशन भी बताता है। तो सबसे पहले सेक्शन के अंदर उसने इसका शॉर्ट टाइटल बताया हुआ। क्या है टाइटल इसका? द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927। दूसरे इसके सेक्शन के अंदर डेफिनेशंस बताई हुई हैं। इसके मुताबिक जो है वो जितनी भी डेफिनेशंस ऑलरेडी एक्ट में बता दी गई हैं चीज़ों की, एक तो वो चलेंगी, और साथ में जब भी कभी इनके अंदर हम लफ्ज़ एक्ट पढ़ेंगे इन रूल्स के अंदर, तो उससे मुराद होगा द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925। ठीक है, डेफिनेशंस क्यों बताई जाती हैं? जब पिछले मैंने इसके एक्ट पढ़ाया था तब उसी टाइम बताया था। अभी दोबारा अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पीछे जाके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जाके पढ़ेंगे तो उसकी दूसरी या तीसरी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा कि व्हाई ऑलवेज डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड व्हेनेवर वी आर सपोज टू स्टडी एनी लॉ। दूसरे नंबर पे जो इस रूल्स के अंदर बताया गया 1927 के रूल्स के अंदर, वो है अबाउट रजिस्ट्रेशन। उसके अंदर बताया गया था रजिस्ट्रेशन होगी, कौन करेगा ये बताया गया था। इस रूल्स के अंदर बताया गया है प्रोसीजर उस रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, सबसे पहले उसने बताया है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के हर सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए एक दरख्वास्त दी जाएगी, जैसा कि ज़ेली दफ़ा 9 में बताया गया है।
लाजमी तौर पर शेड्यूल ए के मुताबिक दी जाएगी, जो इन कवायद के साथ मुंसलिक होंगे। कौन कौन सी हैं कवायद? रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त के साथ, जो कि ज़ैली दफ़ा 9 के अंदर बताई गई है, उसमें बायलॉज की एक नकल देना ज़रूरी है। बायलॉज क्या होता है पिछली वीडियो के अंदर मैं डिटेल बता चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा सोसाइटी के मौजूदा बायलॉज की मज़ीद 2 नकूल भी साथ भेजी जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपको अभी दोबारा बता रहा हूँ बायलॉज क्या होते हैं। बायलॉज वो तहरीरी कवायद और ज़वाबित होते हैं जो किसी भी इदारे या तंजीम या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदरूनी इंटरनल अफेयर्स को मुनज़्ज़म करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये वो कवानीन होते हैं जो सोसाइटी के मेंबरान खुद अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं, लेकिन ये हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 और रूल्स के तहत सबऑर्डिनेट होते हैं। मतलब क्या भाई, एक सोसाइटी बनी हुई है सिंध के अंदर और एक बनी हुई है पंजाब के अंदर। अब दोनों सोसाइटीज़ के इंटरनल देखें ना, जो चीज़ें पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंटेबल हैं वो सिंध के अंदर नहीं है। तो ये जो पंजाब की सोसाइटी ये अपने कुछ उसूल बनाएगी जो कि इसके इंटरनली और लोकल एरियाज़ को इंसर्कल करेंगे, तो उसको बायलॉज कहेंगे। ये किसी इदारे या आइन के दस्तूर की हैसियत रखते हैं। इनके ज़रिए ये तय किया जाता है कि मेंबर कैसे बनेगा, निकाला जाएगा। मतलब सिंध वाली जो सोसाइटी है वो अपने बायलॉज बनाएगी कि मेंबर को कैसे रखना है, मीटिंग्स कैसे होनी है, इलेक्शन का तरीका क्या होगा। जो पंजाब वाली है उसका अलग होगा। ठीक है, उनके अपने अपने जो है वो बायलॉज होंगे। और बायलॉज हमेशा रजिस्ट्रार की मंजूरी से, मतलब बायलॉज से मुराद क्या है भाई, कि अलग सोसाइटी जो है ना वो अपना ज़ाती लॉ बनाएगी। ठीक है, बायलॉज का अपना लॉ होगा, तो ये हमेशा रजिस्ट्रार की मंजूरी से ही बायलॉज बनाया जाता है। ठीक है, मतलब लोकल इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका होता है ना, जो ऊपर वाला बड़ा लॉ, इसके नीचे जो ज़ाती मामलात के लोकल लॉज छोटे छोटे बनाए जाते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, उसको बायलॉज कहते हैं। रूल्स के अंदर मज़ीद बताया जाता है कि अगर रजिस्टर होने वाली सोसाइटी के मेंबरान में से कोई एक पहले से रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, तो इस रजिस्टर्ड सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी अपने एक मेंबर को एक करारदाद या रेजोल्यूशन के ज़रिए अख्तियार देगी कि वो रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दे और बायलॉज पर इसकी तरफ से दस्तखत करे, और इस करारदाद की एक कापी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करना ज़रूरी है। भाई इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। इफ़ समवन इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर है और उसने कहीं और पे भी रजिस्टर्ड होना है, तो जो कमेटी है सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी, वो अपने किसी एक मेंबर को एक करारदाद रेजोल्यूशन के ज़रिए करारदाद मतलब इंटरनल रेजोल्यूशन पास होगी भाई फ़लाँ बंदा जो है वो रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दे सकता है। ठीक है, और वो जो उस दूसरी सोसाइटी है उसके बायलॉज पर दस्तखत कर सकता है, और लेकिन इसको ये काम भी करना ज़रूरी होगा कि वो एक कॉपी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करना ज़रूरी होगी। अगर रजिस्ट्रार दफ़ा 10 के तहत किसी सोसाइटी या इसके बायलॉज को रजिस्टर करने से इनकार कर दे, तो वो दरख्वास्त दहिंदगान को अपने इनकार की वजह ज़रूर बताएगा। मतलब अब अगर आप किसी और सोसाइटी के मेंबर हैं और किसी और सोसाइटी में दरख्वास्त देना चाहते हैं, उसके रुकन बनना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रार की इजाज़त लेना ज़रूरी होगी, जो कि एक रेजोल्यूशन के ज़रिए वो मतलब होगी प्रॉपर एक चैनल से। लेट्स से इफ़ ही इज़ नॉट विलिंग टू डू सो, ही इज़ सपोज टू लेट यू नो द रीज़न वाई ही इज़ डिनाइंग दैट एप्लीकेशन। अगर इस सेक्शन की रजिस्ट्रेशन के सेक्शन की सादा वजाहत की जाए तो उसके अंदर ये बताया गया रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त लाजमी तौर पर मखसूस फॉर्म या शेड्यूल पर दी जाएगी। बायलॉज की कुल 3 नकूल देना ज़रूरी हैं, एक लाजमी और 2 इजाफी। ठीक है, बायलॉज क्या है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर मेंबरान में कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो तो अपनी कमेटी के रेजोल्यूशन के ज़रिए नुमाइंदा नामजद करे। अगर रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन मुस्तरद करे तो वो वजह लाजमी बताएगा।